तो अब तक हम लोगों ने जो भी बात की थी वो बात थी रिलेटेड टू इंटरफेरेंस या फिर जहां फ्रिंजेस की हम बात कर रहे थे, अब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं क्योंकि यहां से भी ब्रूस्टर्स लॉ और मेलस लॉ के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। गिवन डेटा लिखते टाइम सिर्फ ये लग रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। मैं यहाँ पे डायग्राम में पोलराइजेशन और वो सब नहीं दिखा रहा हूँ, क्या करना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना के, क्योंकि बनाना भी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बनाया है। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज तभी होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के बराबर हो। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिया हुआ था, पोलराइजिंग एंगल दिया हुआ था रादर देन 60 डिग्री। म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP ब्रूस्टर्स लॉ, एक फॉर्मूला तुम्हारी फॉर्मूला शीट पर होगा, और ब्रूस्टर्स लॉ में ही अपन बोलते हैं कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों लाइट परपेंडिकुलर है। तो देखो IP प्लस 90 प्लस R, ये पूरा 180 बन जाएगा। तो IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक और फॉर्मूला है जो ब्रूस्टर के साथ यूज हो जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पहला जो अननोन है वो था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना। रिफ्लेक्शन तो IP के बराबर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, बट स्मॉल r मुझसे कहा गया निकालने के लिए। जब स्मॉल r कहा गया तो IP मुझे दिया हुआ था 60, स्मॉल r तो आसानी से आ गया। बहुत कोशिश करी इस हाथ को लिखने से रोकने की, बट रुका नहीं, क्योंकि जब चीजें आती हैं तो हाथ रुकता नहीं है ना, ऐसा हो जाता है कई बार। हाँ, तो IP दिया हुआ था 60 डिग्री, तो IP प्लस R इज इक्वल टू 90। R चाहिए था 90 माइनस IP की वैल्यू 60 रखी, R आ गया 30 डिग्री, और म्यू इज इक्वल टू 10 IP। क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए पार्ट बी में, IP की वैल्यू रख दी 60, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 1060 1.732। होशियार लोग हैं अपन, √3 रख देंगे यहाँ पे, वैल्यू रख सकते हो बट फिर भी डेसिमल में आंसर जरूर लिख कर आना। तो बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। वापस तो फाइनली एक क्वेश्चन हुआ ब्रूस्टर का। बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखकर और गिवन डेटा लिखकर हंसी जरूर आई होगी और लगा होगा यार कितनी आसान है, साल भर पढ़ लेते तो ऐसा हो जाता। कोई बात नहीं, अभी भी हो गया है अपना तो काम, टेंशन नहीं लेने का। तो गिवन डेटा लिखा होगा तुमने, एंगल ऑफ पोलराइजेशन 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और क्रिटिकल एंगल भी निकालना है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। मुझे दिया होता IP पोलराइजिंग एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो क्या याद कर लूं, ब्रूस्टर्स लॉ को फॉर्मूला लिख लिया मैंने, म्यू इज इक्वल टू 10 IP, और जैसे ही म्यू की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा क्रिटिकल एंगल। रखते हैं और निकालते हैं। तो म्यू निकालना था, फॉर्मूला था 10 IP, जैसे ही IP की वैल्यू रखी तो 1060 डिग्री, √3 1.732, खत्म, ज्यादा बात नहीं करना। सी क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू रख दी 1.732, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5773। तो यहां पर आंसर आप छोड़ दो। अगर न्यूमेरिकल की साइड में ये वैल्यू दी हुई है कि साइन इनवर्स 0.5773 जो कि होता है 35 डिग्री 16 मिनट, अगर दी है तो रखना, नहीं तो
यहां पर आंसर रोक देना। तो बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। सो फाइनली नोट कर लिया, ये दिमाग में भी हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेलस लॉ का बड़ा फेमस क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझ नहीं आ रहा होगा बाबा जी डेटा क्या लिख लें। तो देखो यार, ये ना मेलस लॉ का बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल बात करूं तो मेलस ने ये कहा था कि एनालाइजर से पास होने वाली जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की, पोलराइज लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स होगी। अनपोलराइज लाइट की नहीं, पोलराइज लाइट जो उस पर इंसिडेंट हो रही है उसका कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स होगी इंटेंसिटी, है ना? यही था। हाँ, तो यहां पर P1 और P2 ये दो मेरे पास पोलराइजर्स हैं। पहला पोलराइजर होगा, दूसरा एनालाइजर होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। इस समय जैसा हमारा एंगल है ना पाकिस्तान के साथ, वैसा ही बिल्कुल 90 डिग्री क्रॉस का। तो भाई यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, जब ये लाइट पास होगी यहां से तो ये वर्टिकल ऑसिलेशंस को अलाउ करेगी। यहां पर ये दोनों क्रॉस में है, मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा आई नॉट, जो भी आ रहा है यहां से आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 0। तो आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा था हमको, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था। एक वर्टिकल को अलाउ करता है, एक हॉरिजॉन्टल को। तो यहां से वर्टिकल जो वाइब्रेशंस आए उसको इसने अलाउ ही नहीं किया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। उन्होंने ये कहा कि भाई एक और आपने थर्ड पोलराइड P3 इस तरह से इन दोनों के बीच में रख दिया कि वो P1 के पास एक्सिस मतलब जो ऑसिलेशंस को वो अलाउ कर रहा था उससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब ऑब्वियसली अगर ये वर्टिकल था तो ये वर्टिकल से कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो इंसिडेंट लाइट थी आई नॉट। जब भी अनपोलराइज लाइट पास होती है पोलराइजर से, कुछ कोई मेलस लॉ तो लग ही नहीं सकता, वो तो पोलराइजर के बाद लगता है, तो भाई हाफ हो जाती है इंटेंसिटी। तो मेरी इंटेंसिटी हुई I1 इज इक्वल्स टू I नॉट बाई 2। जैसे ही ये पास हुई किससे? थर्ड वाले से, जो कि 60 डिग्री पर है इसके पास एक्सिस से, तो मेलस लॉ लग जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट मतलब जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है कितनी है? आई नॉट बाई 2 इंसिडेंट है जो P3 पर आ रही है। आई नॉट तो P1 पे थी, तो आई नॉट बाई 2 क्योंकि अनपोलराइज्ड है। अब आई नॉट बाई 2 इस पर इंसिडेंट होगी तो आउटपुट मिलेगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 1/2 का स्क्वायर 1/4। आउटपुट मिलेगा I2 इज इक्वल्स टू I नॉट बाई 8। तो I नॉट बाई 8 मेरा आउटपुट हुआ किस केस में? सेकंड वाले के केस में। अब हम आते हैं थर्ड पर। फिर से ये पोलराइज्ड है। अब वर्टिकल के साथ अगर ये 60 डिग्री बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितने डिग्री पर होते हैं? 90। तो ये एंगल अगर 60 हुआ तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ? ये बचा हुआ एंगल हुआ 30 डिग्री। आया समझ? तो अगर ये देखें हम तो आउटपुट मिलेगा, अब इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है क्योंकि मुझे तो इसका पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और ये कुछ एंगल पर वर्टिकल से 60 तो हॉरिजॉन्टल से 30। तो I नॉट बाई 8 क्योंकि इससे जो पास हो रही थी वो I नॉट बाई 8 थी, इस पर इंसिडेंट होगी I नॉट बाई 8 कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 इज √3/2, इसका स्क्वायर 3/4। मल्टीप्लाई किया 3I नॉट बाई 4 into 8 32। So I3 is equals to 3I नॉट बाय 32। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेव ऑप्टिक्स में इतना ही, जल्दी से नोट कर लो, बाबा जी हो रहा है रफू चक्कर।
हमने ब्रूस्टर को समझा, हमने मैलस को समझा, हमने इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस करे। इतनी सारी चीजें दिमाग में रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे। जल्दी से इनको कर लो और प्रैक्टिस बना के रखो, क्योंकि कुछ आने वाला है, बाबा जी कुछ लाने वाले हैं। मगर इस वीडियो में तो इतना ही। जय हो।